Hello, dear students. In our previous lecture, we had talked about in detail about the features of Indian economy on the eve of independence. तो आज जो अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स जब हम बनाते हैं तो वो किसी ना किसी इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत बनाते हैं। तो उससे 5 ईयर प्लान्स को जानने से पहले हमें इकोनॉमिक सिस्टम्स को जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें पता है, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन बेसिकली 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक ऑर्डर इन द इकोनॉमी। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो हमारे देश में किस तरह से हम जो प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, तो उसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम का नाम दे देते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम है? अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन एंड क्रिप्स, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें की सारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप प्राइवेट हाथों में होती है। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्राइवेटली लिए जाते हैं। और ये जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसमें प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, यानी कि फ्री जो मार्केट फोर्सेस हैं वो प्ले करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली जहां प्राइस डिटर्मिनेशन होगी उसी प्राइस को फॉलो किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते हैं, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। मेन मोटिव्स क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव्स। प्रॉफिट मोटिव्स क्यों? क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पे खूब कंपटीशन होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन की जाती है, उनकी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो लेबर है उसको एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर को इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लेबर को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं यहाँ पे, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने फ़ायदे की बात सोचता है, वो इकोनॉमी की या उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता। तो मेरिट्स क्या है इस सिस्टम की? यहाँ पे इस सिस्टम में रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि कंपटीशन की भावना से लोग अच्छे से तेज़ी से काम करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो रूल कैपिटलिस्ट सिस्टम में लागू होता है कि जो अच्छे से काम करेगा वही प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो वीक लोग होते हैं उन लोगों को पीछे छोड़ देता है ये सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट और वेलफेयर स्टेट ऐसा नहीं करती, वो सब लोगों को साथ में लेके चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं कंज्यूमर को, क्योंकि कंपटीशन होता है तो हर कोई अच्छे से अच्छा बनाकर प्रोड्यूस करना चाहता है। प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली होती है, एंटरप्रेन्योर्स भी बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, यानी कि सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद लेता है ऐसे सिस्टम में। लेकिन मेरिट्स को बताते हुए भी मैंने बहुत सारी डीमेरिट्स साथ के साथ चली हैं। तो डीमेरिट्स क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे मैंने बोला था, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा इस सिस्टम में। क्लास स्ट्रगल होगी, अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई झगड़े। और मार्क्स की थ्योरी आपको पता है कि वो सारा जो सिस्टम है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होगी खूब, वेस्टफुल कंपटीशन भी होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा, एडवर्टाइजमेंट पे फालतू के खर्चे किए जाएंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी आएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल होगा तो लेबर को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। लेबर भी एक कमोडिटी की तरह ही मशीन के साथ ही कंपेयर करके उसका यूज़ किया जाएगा। सिमिलरली पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता इस सिस्टम में, और कोऑर्डिनेशन की भी कमी होती है ऐसे सिस्टम में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो सिस्टम है, दैट इज सोशलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कौन सा सिस्टम है? जिसको कि गवर्नमेंट ऑन करती है। इसमें सारी
प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, सारी रिसोर्सेज की एलोकेशन का डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का? नॉट प्रॉफिट बट द सोशल वेलफेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, कि कैसे यहाँ देश में रहने वाले लोगों का विकास हो, सोशल वेलफेयर हो, और कैसे जो आय है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सब में रिच और पुअर में कम से कम गैप हो। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है सोशलिज्म के? सेंट्रल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखती है और उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करती है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, और अपना जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे जो हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। ओनरशिप कलेक्टिव होती है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की कलेक्टिव ओनरशिप होती है, और यहाँ पे कंपटीशन की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नामात्र होता है ऐसे सिस्टम में। आगे देखते हैं क्या फ़ायदे हैं इस सिस्टम के। इसमें क्या है, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी का सल्यूशन हमें मिल जाता है। सरकार अपने नियंत्रण में रखती है सभी रिसोर्सेज को और उसको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा नहीं होता ऐसे सिस्टम में, लेकिन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस यहाँ भी आती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे ना। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की सरकार कोशिश करती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल सके। इसमें किसी प्रकार की क्लास स्ट्रगल और लेबर की एक्सप्लॉयटेशन का सामना नहीं करना पड़ता, और गवर्नमेंट जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम की। अब इस सिस्टम की भी कुछ कमियां हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होती, यानी कि सरकार रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में कामयाब नहीं होती। पर्सनल एफिशिएंसी भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, कंज्यूमर को अपनी टेस्ट और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, वही मिलेंगे जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए सही होंगे। तो आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच या इंडिविजुअल टेस्ट जो हैं आपके, वो यहाँ पे हावी नहीं होते। सिमिलरली प्लान्स में भी कई कमियां रह जाती हैं। जो प्लानिंग है वो कई बार फेल हो जाती है, और वो राइट इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहती। फ्रीडम की कमी होती है, आप खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकते, और यहाँ पे कुछ सीक्रेसी भी होती है, और वो सीक्रेसी के कारण रेड टेपिज्म और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो देखने को मिलती हैं, और इनिशिएटिव भी लोग फिर कम लेते हैं। अब हम बात करते हैं, दो सिस्टम्स हमने देख लिए, दोनों की मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, जिसमें कि कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सोशलिज्म यानी कि पब्लिक सेक्टर दोनों का ही मिला जुला अंश है। और जब हम आज़ाद हुए थे तो पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप कम थी, लेकिन अब जो जो हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करते गए तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर का शेयर है अब कम होता जा रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिज्म का भी। तो मार्केट फोर्सेस भी रेगुलेट करती हैं इकोनॉमी को, और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। तो इस तरह से दोनों के ही जो बेनिफिट्स हैं हम रीप करते हैं इस सिस्टम में। यहाँ पे जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक प्लान्ड इकोनॉमी और होती है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों ही होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक इक्वालिटी दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है, यानी कि फ्री फोर्स जो है मार्केट की वो भी काम करती है, और ये एक रेगुलेटेड इकोनॉमी भी होती है। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट मोटिव्स भी हैं, लेकिन सरकार साथ के साथ लोगों के सोशल वेलफेयर का ध्यान भी रखती है। और यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा भी और प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा भी। तो सेंट्रल प्लानिंग और प्राइस मैकेनिज्म दोनों एक साथ इस सिस्टम में काम करते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं इस सिस्टम के? फ्रीडम होती है आपको, कैपिटल फॉर्मेशन भी खूब होती है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का निवेश, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस सरकारी निवेश, और प्रॉफिट मोटिव्स वाला निवेश यानी कि जो है इंड्यूस्ड, दोनों ही यहाँ पे खूब मात्रा में होते हैं। तो एक्सीलरेटर और
मल्टीप्लायर दोनों ही इकट्ठे काम करते हुए इकोनॉमी की ग्रोथ रेट खूब अच्छे से बढ़ती है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। यहाँ पे कंपटीशन भी हो जाता है पब्लिक प्राइवेट का, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें प्लानिंग का भी फ़ायदा मिलता है और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होती है, रिच पुअर का गैप कम होता है और जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम हो जाती है क्योंकि सरकारी नियंत्रण होता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कंप्लीटली मेरिट से भरा नहीं हुआ, कुछ डीमेरिट्स हैं जो इस सिस्टम में भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में अनस्टेबल इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल्स ने तो मूव करना है ना, इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फिर भी हमें अनस्टेबल जो है बूम की भी होता है, तो हमें रिसेशन और डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। सिमिलरली कई बार प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाती है, प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, फेलियर हो जाता है। सिमिलरली एफिशिएंटली कई बार रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं होती, और जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ रेड टेपिज्म और करप्शन जो है इसका तो हमें सामना करना पड़ता ही है। और ग्रोथ भी कंस्ट्रेंड होती है, क्योंकि सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब ये कंस्ट्रेंट कौन है यहाँ पे? कंस्ट्रेंट इज आर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंडीशंस लगाती है। सिमिलरली ब्लैक मनी भी होती है, तभी तो हमें डिमोनेटाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा था, और वेस्टेज भी होती है यहाँ पे रिसोर्सेज की। तो ये है डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन हमारा सिस्टम कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का, और हम इन दोनों सिस्टम्स को जो है पब्लिक प्राइवेट के मिक्स्ड सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए चलते आ रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और अब हमने इस सिस्टम के अंतर्गत जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ों ने हमें बुरी तरह से लूटा 1947 में, जब अब देश आज़ाद हुआ, स्टैगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर भी बहुत वीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो नामो निशान ही नहीं था, फॉरेन ट्रेड का बहुत बुरा हाल था। तो उस हालातों में हमने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सोचा कि अब देश में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस की, मॉडर्नाइजेशन की, सेल्फ सफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत को देखते हुए प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया इंडिया में 1951 को में। तो जो हमारा फर्स्ट जो प्लान है वो 1951 में स्टार्ट हुआ, और जो लास्ट प्लान था वो 2012 में था हमारा। तो यानी कि हमने प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, जिनके फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके अंतर्गत हमने 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जो ये 5 ईयर प्लानिंग थी हमारी, इसमें बेसिकली हमारा मकसद क्या था? अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना। तो उसके लिए हमने जो है नेशनल इनकम की ग्रोथ, हमारी मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, इक्वालिटी, ये हमारे मेन गोल थे। क्यों थे ये हमारे मेन गोल? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी ग्रोथ रेट 0.5% थी। यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारी ग्रोथ रेट 0.5 से 2% के अराउंड में ही थी उसी टाइम टेन्योर में। तो उसको हम बढ़ाना चाहते थे। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ रेट 7 के अराउंड है, और 7th 5 ईयर प्लान में ये 5.8% तक चली गई थी हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ। सिमिलरली अगर हम देखें मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी बहुत ही ज़्यादा वीक था हमारा सिस्टम। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस के लिए पी महानोबिस ने हमें सुजेस्ट किया था। इनको हम जो है प्लानिंग का आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में बताया कि कैसे हम अनबैलेंस्ड वे से अगर सारी के सारा निवेश हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएं तो हमारी देश की जो ग्रोथ रेट है एक्सेलरेट हो सकती है बहुत ही तेज़ी से। तो एक तरह से इन्होंने ही एक बेस दिया कि कैसे हम अपनी ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने जो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने अचीव किया अपने नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट को। तो जैसे कि मैंने बताया 7th 5 ईयर तक आते आते 5.8% ग्रोथ रेट हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान को ही क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि हम ये अभी जो ग्रोथ अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं ये 1950 to 1990 की अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हमने रिफॉर्म्स की बात करनी है। तो उसके बाद अगर देखा जाए इस समय
के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में मैनी फोल्ड्स प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हुआ। हमने लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, जिसमें कि हमने टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को हमने यूज़ किया, जिससे कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। सिमिलरली 5 ईयर प्लान के रहते हुए हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी रेलवेज लाइनें खूब बिछ गई और हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क हो गया कंट्री में रेलवेज का। सिमिलरली हमारी एजुकेशन बूस्ट अप हुई, तो उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी हमारी इम्प्रूव हुई। हमारी डेथ रेट जो है वो कम हो गई और बर्थ रेट को भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कंट्रोल किया। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर देखा जाए तो हम इंजीनियर गुड्स को भी एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया। पहले हमें अंग्रेज़ों ने खूब एक्सप्लॉइट किया, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल्स जाते थे, लेकिन अब हमने इंजीनियर गुड्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा। 7th 5 ईयर प्लान तक आते आते पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हम ख़त्म नहीं कर पाए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हम जनरेट नहीं कर पाए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी लैकूनाज और गैप्स थे। तो ये सारे फेलियर्स के चलते हुए आगे फिर हम देखेंगे कि कैसे हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करते हुए इन सभी कमियों को भी ओवरकम करने की कोशिश की। तो अभी के लिए यही लेक्चर हमारा। अब नेक्स्ट मैं अब आपके साथ जो लेक्चर शेयर करूंगी दैट विल बी अबाउट द फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।